एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और दिस इज़ अ वेरी कॉमन यूनिट adopted by municipalities, many municipalities. एक्चुअली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी वर्किंग है और इससे जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। चलिए वन बाय वन हम सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ये सबसे पहली चीज, दिस इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ वेस्ट वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ वेस्ट वाटर। सेकेंड, दिस इज बायोलॉजिकल यूनिट। This is biological treatment unit of waste water. Actually secondary treatment को हम biological treatment ही कहते हैं वेस्ट वाटर में। थर्ड, this is a aerobic unit. This is very important. Or we can say this is aerobic treatment unit. First, this is secondary treatment unit. इट मीन्स ये यूनिट प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स के बाद में आएगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जितना एफ्लुएंट निकलेगा, मतलब जितना क्वालिटी वाटर निकलेगा जो ऑलरेडी ट्रीट हो चुका है, अब उस क्वालिटी वाटर में पर्टिकुलर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उसमें बीओडी प्रेजेंट होगी, कुछ सॉलिड्स होंगे, वो सब हमें यहाँ पे रिमूव करना है। अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या रिमूव हुआ, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में मेनली इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का मैक्सिमम पोर्शन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स में रिमूव हो जाता है। अब जो सस्पेंशन में रहता है दैट इज़ कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे उसमें, और जो मेजर पोर्शन होता है दैट इज़ अ ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक पोर्शन में वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हो सकते हैं उसमें, और कुछ पोर्शन फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स का होगा। तो ये पहली चीज़ हुई कि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्राइमरी सेडिमेंटेशन से जो क्वालिटी वाटर आएगा उसी को ये ट्रीट करेगा। दूसरी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं या ऑर्गेनिक सॉलिड्स की हम बात करते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए उसमें भी जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स हैं हमारे पास, वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर करेंगे, बैक्टीरिया से रिमूव करेंगे। तो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, कुछ वाटर में, और प्लस कुछ फिर से वो सेल्स बना लेंगे, बैक्टीरिया सेल्स। एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो मेन पोर्शन है हमारा एरेटर और दूसरा है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो एरेटर जो है, एरेटर में कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई इसको रिक्वायर्ड होती है। कहीं भी पूरे जोन में बॉटम और टॉप के बीच में पूरा जो हमारे पास एक जोन है उसमें एनारोबिक कंडीशन डेवलप नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरेटर्स होते हैं और उस एरेटर में हम डिफरेंट टाइप से पाइप्स का अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हम कर सकें। तो एक इसमें थोड़ा खर्चा हमारा बढ़ जाता है ऑक्सीजन सप्लाई करने का। तो अब इसके क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज आएंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज अ सेकेंडरी एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सिंपल। अब activated sludge process, this is a secondary or aerobic biological treatment unit. Second most important point is that this is based on the suspended growth system. suspended growth system क्या चीज़ है ये हम यहाँ पर देखते हैं। एरेटर, ये पूरा एक्चुअली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मेनली दो यूनिट हैं, एक एरेटर, दूसरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से
जितना एफ्लुएंट आ रहा है, तो पीएसटी के लिए जो एफ्लुएंट होगा और ये एफ्लुएंट एरेटर यूनिट के लिए इनकमिंग फ्लो होगा, इनफ्लुएंट। तो ये क्वालिटी एफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सपोज ये है क्यू, तो ये क्यू एरेटर यूनिट में आएगा। एरेटर यूनिट में कंटिन्यूस सप्लाई होगी ऑक्सीजन की। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करने के जो भी अरेंजमेंट है, आइदर इट इज़ डिफ्यूज्ड एयर, डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन और एनी अदर मीन्स। तो नॉर्मली डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन एरेशन सिस्टम्स मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी और पूरी यूनिट में बबल्स बनने लगेंगे। कभी आपने देखा है कि फिल्टर यूनिट में, या कभी आपने ट्रीटमेंट प्लांट विजिट किया होगा, जब हम नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, तो टॉप पोर्शन में हमें बबल्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअली एरेशन कि हम मैकेनिकल मीन्स से या एनी अदर मीन्स से जब हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो एरेटर यूनिट में कंटिन्यूस सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, प्लस जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से एफ्लुएंट आ रहा है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास बीओडी है। तो यहाँ जितनी बीओडी अभी बची हुई है वेस्ट वाटर में, वो बीओडी यहाँ पर काम आएगी, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जो एक लाइन डायग्राम हमने पहले देखा था कि एरेटर में एक्चुअली रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन से फाइनली क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस बायोमास बनेगा। दिस इज द मेन प्रोडक्ट फ्रॉम एरेटर। तो इस एरेटर यूनिट में ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। दिस इज द प्रोडक्शन हाउस कह सकते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को खाते जाएंगे, डिकम्पोज करते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते जाएंगे, वाटर बनाएंगे H2O, प्लस बायोसेल्स बनाएंगे। और यही बायोसेल्स या बायोमास, बिकॉज ये फ्लकुलेंट नेचर का है, तो आपस में अटैच होता जाएगा और अटैच होकर बड़े बड़े फ्लॉक्स बना लेगा। अब एरेटर यूनिट में तो ये काम हो रहा है, लेकिन ये जो फ्लॉक्स बन रहे हैं धीरे धीरे, या ये जो बायोमास क्रिएट होता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये बायोमास एक्चुअली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में आएगा। अब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में जो बायोमास आया है, उस बायोमास के बिगर फ्लॉक्स बन गए, और ये फ्लॉक्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स धीरे धीरे नीचे सेट होता जाएगा। और यहाँ से ये जो बायोमास है, फ्लॉक्स के बड़े बड़े बायोमास होंगे, वो अलग कर लिए जाएंगे, और इसी बायोमास को हम बोलते हैं स्लज। तो अब यहाँ पर जो फाइनली टोटल स्लज आ रहा है, उस स्लज को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक स्लज, ये सपोज QS था, टोटल स्लज। इस टोटल स्लज का कुछ पोर्शन रिसाइकलिंग होगा, इसको रिसाइकल कर दिया जाएगा, फिर से एरेटर में भेज दिया जाएगा। कितना पोर्शन, नॉर्मली टोटल स्लज का 30% पोर्शन हम वापस एरेटर में भेज देते हैं, बिकॉज ये जो स्लज है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अभी एक्टिव हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज या एक्टिव स्लज। तो ये जो 30% है, ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, एरेटर, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो एरेटर में ऑलरेडी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बायोमास, ये प्रोडक्ट है। बायोमास सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आए, जहाँ पर बड़े बड़े फ्लॉक्स बने, जिसको हमने स्लज कहा, इसको अलग रिमूव कर लिया गया। रिमूव करने के बाद इसका कुछ पोर्शन, नॉर्मली 30% ऑफ स्लज, टोटल स्लज, ये पोर्शन हमने वापस यहाँ पर भेज दिया एरेटर यूनिट में, बिकॉज ये एक्टिव स्लज है। दिस इज नोन एज द एक्टिव स्लज। बाकी का 70% जो स्लज बचा हुआ है, इसको स्लज ट्रीटमेंट यूनिट में भेज दिया जाएगा। तो ये अलग कर लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो फाइनली यहाँ से वाटर निकलेगा, क्लीन वाटर, इसको बोलेंगे हम एफ्लुएंट फ्रॉम ASP। तो ये एफ्लुएंट
डिस्चार्ज यहाँ से अलग कर लिया जाएगा और जिसको टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल सेकेंडरी और बायोलॉजिकल एरोबिक ट्रीटमेंट प्लांट का एक डायग्राम आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर ये तो हो गई इसकी वर्किंग भी हम इसको बोल सकते हैं और इसका प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस? जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सीधा सिंपल सा प्रिंसिपल इसका ये है कि एक पर्टिकुलर टैंक में, जिसको हमने एरेटर बोला, इन एरेटर there is a need of continuous supply of oxygen, and in the presence of oxygen microorganism degrade organic matter, and by the degradation of organic matter these microorganisms produce carbon dioxide, water and new biomass. These new biomass is of flocculent nature, and because of this flocculent nature these have a tendency of making bigger flocks, and then further we provide a separate chamber that is known as a secondary sedimentation tank, and in this secondary sedimentation tank these flocks will be settled down easily, and from this active sludge there is a need of recirculation of this active sludge to continues this process, or we can say to remove discontinuity of the process. यहाँ पे because active sludge एक्टिव है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी एक्टिव हैं, तो यहाँ पर हम फिर से इसको फीड करा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से फीडिंग हो जाएगी। तो यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे। ट्रिकलिंग फिल्टर में हम कभी भी स्लज को फीड नहीं कराते, मतलब रिसाइकलिंग नहीं करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम स्लज को रिसाइकल करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर में हम जो क्वालिटी एफ्लुएंट आया था उसी का कुछ पोर्शन रिसाइकल करते थे, जबकि यहाँ पे हम स्लज का कुछ पोर्शन रिसाइकल करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ये दोनों यूनिट आती हैं, जिसमें एक यूनिट एरेटर है, इसमें सारी प्रोडक्शन होगा, और दूसरी यूनिट में सेटलमेंट होगा। तो प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? एरेटर में, एरेटर में ही सारे प्रोडक्शन होंगे। बायोमास बनेगा एरेटर में, बायोसेल्स, लेकिन फ्लॉक्स, मेकिंग ऑफ फ्लॉक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फ्लॉक्स ये बनेगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट है। अब there is a basic comparison of activated sludge process and trickling filter unit. Activated sludge process and trickling filter unit both are secondary treatment unit, both are biological treatment unit and both are aerobic in nature. ठीक है, ये तो इनमें कॉमन हो गई चीज़ें। बट अगर हम बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट की, तो ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की कैपिटल कॉस्ट कम है, लेस कैपिटल कॉस्ट। वाइल जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं तो ट्रिकलिंग फिल्टर में सेंट्रल पाइप, फिल्टर मीडिया, डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स, ये सब मिला के एक्चुअली यहाँ पे इसकी कैपिटल कॉस्ट हाई हो जाती है। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट हाई एज कंपेयर टू ASP। सो दिस इज़ अ फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। सेकेंड, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एक तो होती है कैपिटल, कि यूनिट को, ट्रीटमेंट यूनिट को बनाते समय कितना पैसा लगा। अब ट्रीटमेंट यूनिट तो बन गई, अब इसके बाद वो जो रन हो रही है उसका जो एक पूरा टाइम ड्यूरेशन है, डिज़ाइन पीरियड है, उसमें वो रन होगी, तो किसको कितना मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है कि हमें स्लज में से ही कुछ पोर्शन वापस हमें भेजना पड़ता है। तो स्लज कितना प्रोड्यूस हो रहा है और हमें कितना पोर्शन उसको वापस रिसर्कुलेट करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग करना पड़ेगा, एक्चुअली ये कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर सीवेज की क्वालिटी थोड़ा सा चेंज हो गई, सीवेज कहीं पर वेरिएबल है, क्वालिटी अगर उसकी चेंज हो रही है, तो फिर जो स्लज प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट होगा, और उसके बाद कितना स्लज रिसाइकल करना है उसकी क्वांटिटी भी, एस्टिमेशन जो है वो चेंज होगा। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कि इसमें स्किल्ड सुपरविज़न चाहिए रहता है, और प्लस इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हमें लगते हैं, कैलकुलेशंस भी लगते हैं। और अगर हम इसको ट्रिकलिंग फ़िल्टर से कंपेयर करें तो ट्रिकलिंग फ़िल्टर में
हमें एज सच कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ते इतने। तो एएसपी में एक्चुअली हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, थोड़ा हमारा स्किल्ड सुपरविज़न हो जाता है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई while in trickling filter maintenance cost is less। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी बढ़ गई। हम इसको स्किल्ड सुपरविजन से जोड़ सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्ड सुपरविजन while not necessarily required skilled supervision। ओके, अब एक और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ अटैक ऑफ फ्लाई और बैड ऑर्डर और इंसेक्ट न्यूसेंस वगैरह। ये सब किस में होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर में ज़्यादा होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में बिकॉज एनारोबिक कंडीशंस बनती जाती है और उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कई बार जो पूरी लेयर, इस स्लाइम लेयर जो बन गई है उसके ऊपर इंसेक्ट्स का जो अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ फ्लाई इंसेक्ट न्यूसेंस, और बिकॉज यहाँ पर एरेटर से हमें सप्लाई होनी है सारी ऑक्सीजन, तो एरेटर से सप्लाई होने में क्या होता है कि एरोबिक कंडीशन मेंटेन रहती है। तो एरोबिक कंडीशन मेंटेन है तो यहाँ पर बैड ऑडर या फिर फ्लाई और इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो नो प्रॉब्लम ऑफ फ्लाई और इंसेक्ट इफ प्रॉपरली रनिंग और प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो और इसी से एक चीज़ जुड़ी है कि अब बिकॉज एरेटर में हमें कंटिन्यू सप्लाई करनी है ऑक्सीजन की, कंटिन्यू सप्लाई करनी है। स्लज जो आया है, स्लज से फिर हमें वापस पंप करना है, रिसाइकल करना है एरेटर यूनिट में। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पैसा है, बिल है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की भी सप्लाई करनी है, ऑक्सीजन का भी पैसा बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ गई। तो इसलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इसकी हाई हो जाती है। और दूसरा, अगर हम एरिया का कंपैरिजन करते हैं कि एरिया रिक्वायर्ड इज़ लेस इन केस ऑफ एएसपी और यहाँ पर एरिया रिक्वायरमेंट इज़ हाई। There is a quality of effluent is good as compared to trickling filter। और ट्रिकलिंग फिल्टर का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट इज लेस एज कंपेयर टू एएसपी। पैरामीटर्स रिलेटेड टू activated sludge process. A very important parameter, that is food to microorganism ratio, that is food to microorganisms ratio, FYM ratio। FYM ratio क्या चीज़ है, इससे पहले हमें कुछ और टर्म्स समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने से पहले हमें फिर वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी। क्या? जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में यहाँ पे जो स्लज बना है, इसका कुछ पोर्शन हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, जिसको हमने कहा रिसाइकल्ड स्लज। तो अब यहाँ पर जो वाटर आ रहा है, वेस्ट वाटर, एक्चुअली वो मिक्स हो गया, तो मिक्स्ड लिक्वर। यहाँ पे एक और तो ऑलरेडी एफ्लुएंट आ रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, जिसकी ऑलरेडी खुद की बीओडी है, बीओडी लोड अप्लाइड जिसको हम बोलते हैं, तो बीओडी है उसमें। अब इस वाटर या वेस्ट वाटर में फाइनली क्या मिक्स हो गया, जो एरेटर यूनिट से बायोमास बना था, स्लज बना था, उस स्लज का कुछ पोर्शन हमने यहाँ पे वापस मिक्स कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पे Q प्लस QR, ये टोटल डिस्चार्ज यहाँ पर है, रेट ऑफ फ्लो। तो Q प्लस QR होने से एक्चुअली यहाँ पर हम इसको एक नया नाम दे रहे हैं, मिक्स्ड लिक्वर। तो यहाँ पे जो लिक्वर है, मतलब लिक्विड है, वो मिक्स हो चुका है। तो एक टर्म आती है दैट इज MLSS,
MLSS का फुल फॉर्म है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड या मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि कुछ सॉलिड्स तो ऑलरेडी एफ्लुएंट में थे जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आया था, प्लस कुछ सॉलिड्स जो ऑलरेडी रिसाइकल्ड होकर यहाँ पर आ गए। तो मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, तो अब जो पानी वेस्ट वाटर मिक्स हो चुका है उसमें सॉलिड्स का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज नोन एज अ MLSS। यहीं पर एक टर्म और आती है, दैट इज मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, MLVSS। यहाँ पे जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो बिकॉज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में जो सॉलिड्स हैं उसमें मेजर पोर्शन तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स का है, और ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शंस जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स बच गए थे उनका भी होगा, तो कुछ सॉलिड्स वो भी मिक्स होंगे। तो बिकॉज जब हम MLSS की बात करते हैं मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स की, तो इसमें वोलेटाइल सॉलिड्स भी हैं प्लस फिक्स्ड सॉलिड्स भी हैं, लेकिन मेजर पोर्शन किसका है, मेजर पोर्शन होता है ऑर्गेनिक सॉलिड्स का। इसीलिए हम MLSS के बजाय प्रीडोमिनेंट टर्म जो है वो MLVSS को बोल सकते हैं, मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। क्योंकि यहाँ पर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ को खाएंगे, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मैटर को। वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को नहीं खाएंगे, वो गिट्टी, रेत और क्रस्ट पार्टिकल्स उसको नहीं खाएंगे, वो खाएंगे वेजिटेबल्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गई जो डिग्रेड हो सकती हैं। तो मेजर पोर्शन यहाँ पर डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स का ही है, तो हम उस इनऑर्गेनिक पोर्शन या उस सॉलिड को हम नॉर्मली नेगलेक्ट कर देते हैं, तब हम ये टर्म यूज़ करते हैं MLVSS मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, बिकॉज हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो जो टर्म है, जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ दिस, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि एरेटर टैंक में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ टैंक में, उसको पर्टिकुलर कितना फूड अवेलेबल है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो यहीं से फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं। फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, फूड मीन्स BOD लोड अप्लाइड। BOD लोड अप्लाइड मतलब कि ग्राम पर डे और मिलीग्राम पर डे में, ठीक है। एक दिन में एरेटर यूनिट में हम पर्टिकुलर कितने ग्राम BOD लोड अप्लाई कर रहे हैं, नॉट BOD होती है मिलीग्राम पर लीटर, हम यहाँ ग्राम में बात कर रहे हैं, तो हमें BOD लोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा BOD लोड अप्लाइड पर डे इन एरेटर टैंक। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, अगर हम इसको MLSS या MLVSS दोनों में से हम टर्म ले सकते हैं। तो MLSS मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, तो जो वाटर जो स्लज मिक्स हुआ और इन्फ्लुएंट आया, दोनों मिक्स हो गए, एक मिक्स्ड लिक्विड बन गया। इस मिक्स्ड लिक्विड में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये मिक्स्ड लिक्विड जो हमारे पास है सॉलिड्स, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टर्म में, मतलब कि मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ एरेटर टैंक, राइट। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो जाके कन्वर्ट होगा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ से बनता है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशो, ठीक है। फूड कितना BOD लोड अप्लाइड हुआ पर डे में डिवाइडेड बाय एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ टैंक में कितने सॉलिड्स हैं, क्योंकि सॉलिड्स हम नॉर्मली क्या करते हैं मिलीग्राम पर लीटर की 1 लीटर में कितने सॉलिड्स हैं वो निकालते हैं। तो 1 लीटर में अगर सॉलिड्स हैं हमारे पास X, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ टैंक में कितने सॉलिड्स होंगे X इंटू वॉल्यूम, तो X इंटू वॉल्यूम। और BOD लोड अप्लाई में अगर BOD इनकमिंग फ्लो की BOD, ये इनकमिंग फ्लो है और इसकी BOD है सपोज Y, या हमने इस
इसको हमने बोल दिया इनिशियल बीओडी YO मिलीग्राम पर लीटर या ग्राम पर लीटर, नॉर्मली ppm मिलीग्राम पर लीटर। तो इनकमिंग फ्लो और y यहाँ से बन जाता है, अगर हम, बिकॉज ये y जो है ppm में है, मिलीग्राम पर लीटर में है, तो अगर हम इसमें डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि Q या इन कमिंग डिस्चार्ज इन एरेटर टैंक इनटू YO, तो बिकॉज ये होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब से लीटर कैंसिल हो गया, मिलीग्राम पर सेकंड को चेंज कर दिया हमने मिलीग्राम पर डे में, तो ये हो गया BOD लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय MLSS। सपोज हमने कहा XT, और XT है हमारा 1 लीटर में कितने सॉलिड्स है, मिलीग्राम और ग्राम में, ठीक है। तो 1 लीटर में अगर XT सॉलिड्स हैं तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ एरेटर में कितने सॉलिड्स होंगे, तो यहाँ से बन जाता है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशो का फार्मूला। इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बड़े न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशो, बिकॉज यही एरेटर टैंक की इफ़िशेंसी डिसाइड भी करती है, बिकॉज हमें मेंटेनेंस में फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्वांटिटी हमें डिसाइड करना पड़ती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टर्म है स्लज एज। स्लज एज के और भी नाम है। स्लज एज को हम बोल सकते हैं SRT। SRT इज नोन एज अ स्लज रिटेंशन टाइम। इसका हम एक नाम और भी बोल सकते हैं, दैट इज MCRT, मीन सेल रेसिडेंस टाइम, ठीक है। तो आइदर स्लज एज और SRT और MCRT। हालांकि MCRT थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अभी हम देखते हैं, लेकिन तीनों के एक ही नाम है। अब व्हाट इज स्लज एज या व्हाट इज SRT, क्या है ये स्लज एज, ठीक है। स्लज एज क्या है? स्लज एज के लिए ये वापस हमारे पास वही डायग्राम है ASP का। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर एरेटर में आया, एरेटर से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, यहाँ से स्लज बना, स्लज का कुछ पोर्शन रिसाइकल हो गया। तो स्लज फाइनली इस एरेटर टैंक में एरेशन के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई के साथ कितने टाइम तक है, दैट इज नोन एज अ स्लज एज। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एन एवरेज टाइम फॉर विच sludge or solids remains in aeration in activated sludge process, that is known as a sludge age, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एरेटर का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में एरेशन के साथ स्लज कितने टाइम तक एरेशन में है, एरोबिक कंडीशन में है, उसको हम बोलेंगे स्लज एज। और इसी को हम नाम बोलते हैं स्लज रिटेंशन टाइम। इसी का एक नाम और है मीन सेल रेसिडेंस टाइम, MCRT। मीन सेल में एक्चुअली थोड़ा सा मीन सेल हम अलग क्यों कर रहे हैं, स्लज एज और SRT ये दो चीज़ें हो गई। सॉलिड रिटेंशन टाइम भी हम इसको कई बार बोलते हैं, स्लज रिटेंशन टाइम। दूसरा है मीन सेल रेसिडेंस टाइम, ठीक है। सॉलिड रिटेंशन और रेसिडेंस टाइम, स्लज एज। मीन सेल में क्या है, अब यहाँ पे जो स्लज आ रहा है ये वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्लज में ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स दोनों होने से ये थोड़ा सा मिक्स है। हालांकि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का परसेंटेज बहुत कम है। अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तब हमारी ये सब टर्म एक ही है, मीन सेल रेसिडेंस टाइम। मीन सेल मीन्स यहाँ पे जो बायोमास बना है, नई बायो सेल्स बनी हैं, तो वो बायोमास या बायो सेल्स ही फ्लॉक्स के रूप में स्लज के फॉर्म में बाहर आई है। तो हम अगर इसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जितना भी स्लज है वो पूरा का पूरा बायोमास का है, बायो सेल्स का है। तब हमारा ये जो बायो सेल्स हैं यहाँ पर जो वापस एरेटर टैंक में आ रही हैं, तो टोटल बायो सेल्स या जो बायो सॉलिड्स हैं यहाँ पे, वो एरेशन के साथ कितने टाइम तक हैं
उसको हमने बोल दिया स्लज एज, SRT, MCRT, मीन सेल रेसिडेंस टाइम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट थी, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो, देन स्लज एज। और इन पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। तो आपके पास जो भी बुक हैं, छोटे क्वेश्चंस भी और बड़े क्वेश्चंस भी, सब कर डालिए। ये बहुत की एरिया है जब हम ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की बात करते हैं। तो अगर आपने ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ते हो, तो आप काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लेते हो।